Hello everyone. Welcome to Physicam Academy. This is our YouTube channel where you will find your complete course regarding regarding the 2023 IIT exam within 3 months. Okay, and please do like, share, and subscribe to support this revolution. This is Shivani, and ऑलरेडी मैंने लिक्विड स्टेट कवर करवा दिया है एंड आज हम शुरू करने वाले हैं गैसीय स्टेट. ओके, आज हम शुरू करेंगे गैसीय स्टेट. एंड कैसे हैं आप सब, प्लीज कमेंट में बताइएगा. एंड पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आईआईटी जैम की क्वेरीज है कोई भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आकर कमेंट कर सकते हैं. ओके, हम उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे. प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए. एंड जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले हफ्ते लिक्विड स्टेट ऑलरेडी कवर करवा दिया है. मैंने क्वेश्चन भी करवाया था. लिक्विड स्टेट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी 2 मार्क तो ज़रूर आने वाला है शायद. ओके, तो मतलब आईआईटी जैम में एक एक मार्क भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है रैंक आने के लिए. जितने मतलब अगर आप जितने पीछे रैंक आएंगे ना, मतलब अगर आपका रैंक हम देखें 2000 या 3000 के बीच में, तो एक एक रैंक बहुत डिफर करता है. मतलब 2000 से 3000 तक सिर्फ 5 रैंक ही डिफर करता है. मतलब जो बच्चा 2000 रैंक में होता है एंड जो बच्चा 3000 रैंक में होता है, उन दोनों के बीच में सिर्फ 2, 3 या 5 मार्क की डिफरेंस होता है. ओके, तो एक एक पॉइंट, एक एक मार्क का आईआईटी जैम में बहुत इम्पोर्टेंस है. प्लीज अच्छे से पढ़िए. तो आज हम शुरू करेंगे गैसीय स्टेट. हर लेक्चर में आप कुछ सीखते रहिए, तभी आपको मजा आएगा. अगर आप कंपेयर करेंगे या फिर भला बुरा सोचेंगे, तो उससे आपका कोई भला नहीं होगा. ठीक है, प्लीज हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए. आज यहाँ पे हम क्या नया सीख रहे हैं. अगर आपने कुछ पढ़ा भी है कहीं पे, तो यहाँ पे आके आप रिवीजन भी कर सकते हैं. ओके, सो हमने देखते हैं हमारा गैसीय स्टेट क्या होगा. ओके, सो हमारे पास क्या है. आज हम गैसीय स्टेट शुरू करने से पहले ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं. ग्राफ क्या होता है. गैसीय स्टेट में ग्राफ का बहुत इम्पोर्टेंस है. सिर्फ गैसीय स्टेट में नहीं, बल्कि थर्मोडायनेमिक्स में भी एंड केमिकल काइनेटिक्स में, सॉलिड स्टेट में भी ग्राफ है. ओके, बहुत जगह में फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ आपको शो होगा. तो अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा. मैं यहाँ पे ग्राफ का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ गैसीय स्टेट पे कि ये चैप्टर में बहुत सारा ग्राफ आने वाला है. ओके, एंड कोई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको ग्राफ के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा. इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पहले से ही क्लियर करवा दूंगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए. ओके, सो शुरू करते हैं आज. देखिए, हमारे पास इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन. उसका हम लीनियर इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये हमारे एक लीनियर इक्वेशन है. ओके, एंड उसके लिए यहाँ पे c होता है इंटरसेप्ट. c होता है हमारा इंटरसेप्ट. देन हमारा y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. m होता है हमारा स्लोप. x होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, हमारे पास 2 टाइप का वेरिएबल होता है. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
एंड y का वैल्यू यहाँ पे x पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x का वैल्यू हम जो चाहे ले सकते हैं, x किसी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, देखिए जो बच्चे मुझसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर फिजिकल एकेडमी में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उन लोगों का जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। एंड प्लीज जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे उतना आपके लिए आपका आईआईटी एग्जाम के लिए काफी होगा। ओके, मैं यहाँ पे क्लास में जितना नोट आपको दे रहा हूँ वो भी काफी है। अगर आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में पूरी शर्मा पठानिया को फॉलो कर सकते हैं। और एक बुक आता है के एल कपूर, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन पीएसपी पे बहुत मतलब लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में दिया है, तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो पीएसपी फॉलो कर सकते हैं, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। एंड ये एक रेफरेंस बुक है, तो आपको ज्यादा कोई वेबसाइट या मतलब आपको ये मत सोचिए कि फ्री में कंटेंट आ रहा है इसलिए आपको मतलब कम कंटेंट दे के हम आपको छोड़ देंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, एंड जितना हम नोट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी है आईआईटी एग्जाम के लिए। एंड क्वेश्चन भी हम आपको टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, नोट्स भी कर देंगे, तो प्लीज हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहिए। ओके, तो फिर चलते हैं। एंड मैं आपको और एक भी रिमाइंड कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, आपका क्वेरीज या फिर कुछ भी, तो जब प्रीमियर चलता है तब मत कीजिएगा, क्योंकि जब प्रीमियर खत्म हो जाएगा तब वो भी उसके साथ चला जाएगा, कमेंट भी हमें शो नहीं करेगा जब प्रीमियर चलेगा। तो प्रीमियर के बाद जब कमेंट बॉक्स खुलता है तब आकर आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका क्वेरी सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। लेकिन प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा माइंड में। ओके, सो ये हमारे पास हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको आप 11th या 12th में अपने मैथ की बुक में पढ़ा होगा। ये होता है, सी होता है हमारा इंटरसेप्ट, एक्स होता है हमारा, देखा आपने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एम होता है हमारा स्लोप, y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड m का वैल्यू क्या लेते हैं हम, m का वैल्यू होता है dy/dx। एंड प्लीज रनिंग नोट बना के रखिए, जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मेरे साथ साथ अगर आप नोट करेंगे तो आपको रिवीजन करने में, या फिर जब आप रिवीजन करते हैं शॉर्ट नोट वगैरह को, तब आप अगर रनिंग नोट अपने साथ रखेंगे तो मैं जब कुछ बोल रहा हूँ आप उसमें लिख लीजिएगा तुरंत। तो आपको अगर फ्लैग नोट में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रनिंग नोट देख के उसको समझ सकते हैं। ओके, ये क्लास। ओके, सो y हो गया हमारे यहाँ पे वेरिएबल ऑन y एक्सिस, x हो गया हमारा वेरिएबल ऑन x एक्सिस। ओके, सो इसका कुछ केसेस होते हैं। अगर हम बात करें केस 1 के, m इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, ये केस है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे c m इज ग्रेटर देन 0 मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, c also positive, intercept is also positive, स्लोप हो गया हमारा इंटरसेप्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब dy/dx इज पॉजिटिव। तो हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, हमारे यहाँ पे इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, c में उसको हम लिए हैं, तो यहाँ तक हमने ले लिया हमारा इंटरसेप्ट, एंड ये हो गया हमारा लीनियर कर्व। ओके,
अगर हमारे पास c इज इक्वल टू 0 होगा एंड एम इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा लेकिन c 0 होगा, तो हमारे पास लाइन थोड़ा सीधा नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे y, यहाँ पे हमने ले लिया x एंड नीचे जो लाइन वर्टिकल है हमेशा उसको हम y लेते हैं, जो लाइन हमारा पैरेलल टू अर्थ है और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम x लेते हैं। तो c तो हमारा यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं रहा क्योंकि 0 हो गया, तो एम एंड यहाँ एम इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ये लाइन हो जाएगा जो ओरिजिन को देके एक लाइन आता है जो ओरिजिन को पास करेगा, ओरिजिन को इंटरसेप्ट करके। ओके, सो प्लीज देख लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ओके, सो ये हो गया। अगर हम नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करें, ये हो गया, वो हो गया हमारा केस 1 एंड जो 0 वाला था c इज इक्वल टू 0 वाला जो इंटरसेप्ट था उसको हम ले गए केस 2। आप लिख लीजिए अपने नोट में, मैंने छोड़ दिया उसको। फिर हम बोलते हैं केस 3 के बारे में। सॉरी गाइस, केस 3 क्या हो जाएगा हमारा, m इज लेस देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। m यहाँ पे नेगेटिव है, 0 से लेस मतलब नेगेटिव ही होगा, तो हमारे पास स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमारे पास ग्राफ क्या आ जाएगा, मतलब dy बाई dx इज लेस देन 0, मतलब चेंज इन इंटरसेप्ट ऑफ y with respect to change in intercept of x is less than 0। तो हमारे पास लाइन ये आ जाएगा, हमारे पास वर्टिकल लाइन y, हॉरिजॉन्टल लाइन x हो गया एंड c तो हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ले लेते हैं। स्लोप नेगेटिव है मतलब वो नीचे मूव करेगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा, नेगेटिव मतलब नीचे आएगा। ओके, स्लोप यहाँ पे आकर टच करता है, लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। स्लोप पे कोई आरो नहीं लगेगा, ये सिंपली आके यहाँ पे टच करेगा। ओके, ये हो गया हमारा सी। सो ओके, सो और एक केस देख लेते हैं, केस 4, m इज ग्रेटर देन 0, c इज लेस देन 0। आप खुद से एक बार ग्राफ बनाइए, खुद हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर क्लास में कुछ पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले टीचर से डिपेंडेंट मत होकर, मतलब मैं तो आपको बताऊंगी लेकिन थोड़ा खुद से अगर ट्राई करेंगे तो आप ही का नॉलेज गेन होगा, आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, केस 4 ये हो गया, m इज ग्रेटर देन 0 मतलब स्लोप हमारा पॉजिटिव है एंड इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव है। ग्राफ बना लेते हैं हम, ये हो गया, रुकिए थोड़ा ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ पे y नेगेटिव होता है, इस साइड हमारा x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, इस साइड आपका पता होगा ये सब x पॉजिटिव होता है। तो हमने लिया क्या, इंटरसेप्ट जो होगा नेगेटिव होगा एंड स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब इंटरसेप्ट हमारा हो गया। एंड इंटरसेप्ट को आप देख सकते हैं हम सिर्फ y एक्सिस पे ही इंटरसेप्ट ले रहे हैं। ओके, तो इंटरसेप्ट हो गया हमारा y एक्सिस पे नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब वो ऊपर आएगा, तो वो ऐसे आएगा, यहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। ओके,
देख लिया आपने? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक दूसरा केस देख लेते हैं। क्या होगा हमारे पास? केस 5, m is less than 0 and c is also less than 0. c नेगेटिव पे हम देखिए लाइन जो मतलब ऐसा कुछ मैंने नहीं लिया कि मतलब इंटरसेप्ट को हम जहाँ चाहें जितना वैल्यू चाहे, हमारे पास गिवन तो नहीं है इंटरसेप्ट का वैल्यू, तो इसलिए हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। ओके, आप कहीं पे भी टच करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया, आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, कहीं पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा इंटरसेप्ट हो गया नेगेटिव, स्लोप भी हमारा नेगेटिव, तो मतलब वो नीचे आएगा, तो वो ऐसे आएगा। ओके, ये हो गया हमारा केस 5। अब हम देख लेते हैं व्हेन c is equal to 0, वो केस देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा y is equal to mx, y is equal to mx। अगर m हमारा स्लोप हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास एक ऐसा लाइन आएगा जो ओरिजिन को इंटरसेक्ट करे करके निकलेगा। फिर हमारे पास अगर हम देखें, आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके करिएगा, मैं यहाँ पे स्लाइड पे जगह है तो यहीं पे ही लिख लेता हूँ। ओके, तो और एक केस हम देख लेते हैं, m इज लेस देन 0, मतलब सॉरी गाइस, सॉरी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लाइन हो गया, ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स के बारे में। ये हो गया हमारा लाइन, यहाँ पे हो गया y एक्सिस, यहाँ पे हो गया x एक्सिस। तो हमने यहाँ पे केस लिया है m इज लेस देन 0, मतलब वो नीचे आएगा, स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, एंड c हमारा 0 है, मतलब वो ओरिजिन से ही शुरू होगा। तो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। m इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया, यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पे जाएंगे तो x पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जो हमने स्लोप लिया है वो डिपेंड कर रहा है y एंड x पे, dy बाई dx लिया है। तो चेंज जितना y एक्सिस पे चेंज होगा वो भी नेगेटिव है, एंड जितना x एक्सिस पे चेंज होगा वो भी हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट इस एक्सिस पे पास करेगा। ओके, अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने लिया ये केस, सॉरी गाइस मैंने आपको गलत बताया, यहाँ पे हमने लिया m इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब y को हमने नेगेटिव लिया यहाँ पे, सॉरी x को हमने नेगेटिव लिया यहाँ पे। एंड और एक केस देख लेते हैं, यहाँ पे स्लोप यहाँ से पास करेगा, यहाँ पे सिर्फ y नेगेटिव है, मतलब अगर हम बात करें, हमारे पास ये दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स, हमारे पास हमने लिया कि हमारा स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर माइनस एम एक्स होगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब यहाँ पे y जो होगा वो नेगेटिव होगा एंड x पॉजिटिव होगा। ये केस हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है। ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव नेगेटिव जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब y एक्सिस पे हमने तो डिवाइड कर रहे हैं dy बाई dx, तो चेंज इन
को नेगेटिव में ले लिया एंड x को हमने नेगेटिव में लिख लिया तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, स्लोप के वक्त हम ऐसा नहीं सोच सकते। ओके, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे चेंज ले रहे हैं एंड वो भी मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। ओके, डी होता है हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई एक्सिस with respect to infinitely small change in y axis। तो हम ऐसे लेंगे। ओके, इंटरसेप्ट हमारा ऐसा आ जाएगा। when slope is, हमने पहले देख लिया y is equal to mx plus c, फिर हमने देखा y is equal to mx। अब हम देख लेते हैं when slope is 0, when m is equal to 0, तब dy by dx ऑल्सो इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक इंटरएक्टिव सेशन नहीं है, तो आपको जो भी क्वेरी है ग्राफ के अंदर या फिर आपको कौन सा केस में अगर कोई क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दूंगी। ओके, तो हमने यहाँ पे और एक केस लिया जहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू 0 होगा। तो कब 0 होगा, जहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 बाई एक्स अगर हम लेंगे वो 0 होगा। अगर हम 0 बाई 0 लेंगे तो वो 0 नहीं होगा। ये अनडिफाइंड होता है, 0 बाई 0 एक वैल्यू होता है जो अनडिफाइंड होता है। एंड समथिंग बाय 0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो हम वो केस भी नहीं लेंगे। यहाँ पे हम ये केस लेंगे जहाँ पे dy बाई डी एक्स कब 0 होगा, जब y इज इक्वल टू 0 होगा, जो ऊपर वाला 0 होगा तब 0 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा कैसा ग्राफ आ जाएगा, अगर हम ये एक्सिस लें और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस एक्स है। हमने लिया कि y इज इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ x का वैल्यू आएगा। अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, मान ले कि मतलब 1 लिया हमने, y तो 0 है तो मतलब सिंपली यही लाइन आ जाएगा। इस पॉइंट पे एक लाइन पास करेगा जो y को यहाँ पे इंटरसेक्ट करके जाएगा। और अगर हम x को -1 लेते हैं तो यहाँ पे एक क्रॉस आएगा एंड सॉरी यहाँ पे एक लाइन सॉरी यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास y का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ x का वैल्यू है, तो लाइन ऐसे जाएगा। ओके, अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने देख लिया when m is equal to 0, हमारे पास दो केसेस आएगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा और जब y इज इक्वल टू 0 होगा। दो केसेस आएंगे। हमने पहले एक देखा लाइन जो हमारा ऐसे जा रहा है एंड और एक लाइन आएगा जो इस तरह जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा ओरिजिन, y इज इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपको तो सिंपल पता ही होगा, ये आप अच्छे से याद रखिएगा सारे ग्राफ को। x इज इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अब देख लेते हैं हम पैराबोलिक कर्व्स, वो क्या होता है। ओके, parabolic curves, sorry for the background noise guys। ओके, सो हमारे पास ये हो गया y। अगर हम एक केस लेते हैं पैराबोलिक कर्व में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे पूरा बेसिक मैथ आपको नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ आपको ग्राफ में जितना यूज होता है उसी के बारे में बताऊंगी। ओके, तो अगर हम लेते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और
एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके, फिर हम ग्राफ में उसको पुट करके देखेंगे लाइन आपका कैसे जा रहा है। ओके, पैराबोलिक कर्व कैसा होता है हम देख लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा, सबसे पहले ये इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू ऑल्सो 1 होगा। अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 2, देन y विल बी इक्वल टू 4। अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 3, देन y हो जाएगा आपका वैल्यू 9। x इज इक्वल टू अगर 5 तो y आ जाएगा आपका वैल्यू 25। ऐसे ऐसे देखिए कैसे यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज में यहाँ पे कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर हम बात यहाँ पे एक ग्राफ, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, जब x इज इक्वल टू 1 था, y इज इक्वल टू 1 था, एक पॉइंट। जब x इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, x इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 3 आता है तब वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, 9। जब x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे ले लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऊपर जाके यहाँ पे 25 ले लेते हैं। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो देख सकते हैं आप कैसे जा रहे हैं ऊपर। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल। ओके, अगर हम इस साइड में ऐसा एक कर्व बनाए, एंड यस, इसको हम माइनस में भी ले सकते हैं ऐसे। जब x इज इक्वल टू -1 होगा तो यहाँ पे तो हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो स्क्वायर का तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, मतलब इसी पे यहीं पे ही वैल्यू आ जाएगा। एक ग्राफ आपको बनाना तो आता ही होगा। अगर हम माइनस भी यहाँ पे ले -1 तो भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अगर हम -2 ले, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर हम -3 ले, यहाँ पे एक इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगर हम 5 लें तो सिमिलरली यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इसको भी हम इससे शो करें तो ये जो कर्व बना हम उसको पैराबोला बोलते हैं। When a small increase or decrease in x-axis lead to large increase in y-axis is called parabola. Okay. अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में। फिर हम देख लेते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कैसा होगा, सिमिलर होगा। यहाँ वहां पे जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते थे तब y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा था। जब x पे स्मॉल चेंज हो रहा था तब जाके y पे चेंज हो रहा था ना। तो y का वैल्यू हम देखा था हमने x की, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू y पर डिपेंड कर रहा है, मतलब हम y पे कुछ स्मॉल चेंज लेंगे एंड x पे लार्ज इंक्रीज होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 1 ले तो यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे पहले तो 0 लेते हैं, 0, फिर ऐसे मैं और पॉइंट लेके नहीं आपको शो करवा रही हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। ओके, खुद से कुछ करने की ट्राई कीजिए, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। देख लेते हैं, मतलब स्मॉल चेंज यहाँ पे हो रहा है, कितना चेंज आया यहाँ पे, यहाँ तक एक्स एक्सिस पे कितना ज्यादा चेंज आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक मैं आपको दिखाऊं तो वाई एक्सिस पे कितना स्मॉल चेंज आया है, लेकिन कंपैरेटिव टू एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना ज्यादा चेंज आया है ना। तो ये हो गया। अगर हम बात करें हायर ऑर्डर कर्व के बारे में, इससे पैराबोला का हायर ऑर्डर कर्व वो आ जाएगा इससे। आप चाहें तो आप
ट्वेल्थ का किताब थोड़ा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कैसे लेते हैं हायर हायर ऑर्डर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, हायर ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 के, अगर हम x इज इक्वल टू 2 ले तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16। वैसे अगर हम ले y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, अगर हम बात करें यहाँ पे 2 ले तो y इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो इंस्टेंट इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पे अगर हम अगर हम x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 32 आ जा रहा है y इंटरसेप्ट पे। ओके, तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर कर्व। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में, इस सब के बारे में आप सुना तो जरूर होगा। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में, एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x एंड e का वैल्यू होता है, याद रखिएगा हमेशा, 2.7। देखिए ये बेसिक कुछ मैथ्स है एंड बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप हमेशा माइंड में रखिएगा प्लीज। e जो होता है, e का वैल्यू कुछ 2 और 3 के बीच में आता है, अप्रोक्सीमेटली 2.7 आता है। ओके, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स के, तो e हो जाएगा -2, सॉरी हाँ सॉरी अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 0 तो y आ जाएगा 1, क्योंकि e का वैल्यू भी अगर हम बात करें 2.7 है तो भी 2.7 टू द पावर 0 मतलब तो 1 ही है। कोई भी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 1 के, तो y हो जाएगा 2.7, e टू द पावर 1 मतलब 2.7। अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 2 के, तो y आ जाएगा 2.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट आता है 7.29। ओके, तो हम यहाँ पे ग्राफ पे शो कर सकते हैं उसको। ये हो गया अगर हमारा ग्राफ, एंड ये हो गया फॉर x नेगेटिव, इस साइड x इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पे y इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है। x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन से नहीं पास करेगा, जो लाइन होगा हमारा ओरिजिन के थोड़ा ऊपर पास करेगा, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया जब x इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब x में जब हमारा कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होता तब ऑलरेडी y 1 आ जा रहा है। ओके, तो यहाँ से लाइन पास करेगा, ये होगा हमारा बेस लाइन, बेस पॉइंट। y हो गया हमारा 1, जब x इज इक्वल टू 2, y आ रहा है 2.7, यहाँ पे लाइन आ जाएगा। जब सॉरी x इज इक्वल टू 1 तब y इज इक्वल टू 2.7, जब x इज इक्वल टू 2 तब वो और ज्यादा ऊपर उठ रहा है, ऐसे वो ऊपर उठता जाएगा यहाँ पे जाकर, और एक स्टेडी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव पार्ट की बात करें वो भी ऐसा शो करेगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। जब होता है क्या, x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई और x इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, आपका लाइन ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व। फिर हमने देखा हाइपरबोला क्या हो, सॉरी हमने बोला कि पैराबोला क्या होता है। ओके, पैराबोला का कुछ केसेस हमने देख लिए, फिर देख लेते हैं हमारा हाइपरबोला क्या होता है।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y directly proportional to 1 by directly proportional to x, सॉरी, y is directly proportional to 1 by x, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं y is inversely proportional to x। ये आपको तो पता ही होगा। तो अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 0, तब y आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। जब x इज इक्वल टू 1 तब y होगा 1। जब x इज इक्वल टू 2 तब y होगा 0.5, 1/2 ना, तो 0.5। जब x इज इक्वल टू 3 तब y इज इक्वल टू 0.33। तो हम एक ग्राफ कैसे बना सकते हैं? x जब 0 होगा तो y इंफिनिटी से आएगा, मतलब धीरे 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 ऐसे ये जाके ये लाइन को कभी टच नहीं करता, वो ऐसे जाते रहता है। ओके, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि ये जो लाइन आ रहा है नीचे 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 नीचे, ये धीरे धीरे जाकर यहाँ पे मिक्सड अप हो जाएगा। नहीं, मिक्सड अप नहीं होता। इन्फिनिटी पे भी मिक्सअप नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब हम क्या सोचते हैं कि मतलब जब भी इन्फिनिटी बोला जाता है तो इन्फिनिटी हम सोचते हैं कि मतलब बियॉन्ड कुछ होगा। इन्फिनिटी मतलब वो सोच सकते हैं कि मतलब कोई बाहर, मतलब बहुत ही बाहर, मतलब कोई सोलर सिस्टम तक लंबा है, ऐसे हम सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सोलर सिस्टम या फिर कोई स्पेस तक ये नहीं जाता। इन्फिनिटी मतलब सिंपली बियॉन्ड ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर हम बात करें मेरा इन्फिनिटी कितना होगा, जब तक मैं काम कर सकता हूँ उसके थोड़ा आगे, जब तक आप कुछ कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा। मतलब अगर हम बात करें, ये पॉइंट हम लेते हैं, ये और एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेस पे आपका मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा एक क्लाउड होता है, वो दो टाइप का नेचर शो करता है। डुअल नेचर होता है उसका, पॉइंट पार्टिकल नेचर एंड एज वेल एज वेव नेचर। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल है, मतलब ये मान लीजिए एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड यहीं पे मूव कर रहा है। ओके, स्फीयर में है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बाहर अगर हम एक पॉइंट लें तो ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी पॉइंट, बियॉन्ड ऑफ इटसेल्फ और बियॉन्ड ऑफ आवरसेल्फ इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अगर आप आपका कमरे में बैठे हैं, मतलब मान लीजिए कि ये अर्थ है, हम चाहें अगर, तो अगर हमारे पास पैसा हो तो हम चाहें तो ये अर्थ पे कहीं पे भी जा सकते हैं अपना पैसा खर्च करके, है ना। तो ये हमारा एक एरिया है जहाँ पे हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। अर्थ पे हम कहीं पे भी चाहे जा सकते हैं। अगर हम स्पेस पे बात करें तो स्पेस होगा हमारा इंफिनिटी पॉइंट। मतलब अब तो हमारा मतलब जो एयर स्फीयर है वहां पे हम जा सकते हैं हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर मतलब वो स्फीयर, मान लीजिए हेलीकॉप्टर हमारा कहाँ पे जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर पे ही चलता है। हेलीकॉप्टर जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर पे ही चलता है। तो मान लीजिए जो हमारा जो ये हो गया हमारा अर्थ, उसको कवर करके ये हो गया हमारा जो एयर का जो स्फीयर होता है, एक बहुत लंबा स्फीयर होता है, वो 1600 किलोमीटर या फिर 16,000 या फिर ऐसा कुछ होता है, उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके, वो एरिया के बाद में जो एक पॉइंट होगा, वो हम वहां पे हम नहीं जा सकते, वो हमारा एक इन्फिनिटी पॉइंट होगा। फिर भी अगर हम, आप कहेंगे तो हम चांद पे जा रहे हैं, तो अगर आप चांद पे जा रहे हैं या फिर मार्स या फिर आप कोई प्लैनेट को टारगेट कर चुके हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सन आपका हो गया इन्फिनिटी पॉइंट। देखिए, जो भी हमारा बियॉन्ड होगा उसको हम बोल सकते हैं वो हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी का मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी एक पॉइंट है जहां पे हम कभी नहीं जा सकते। बियॉन्ड ऑफ आवर सेल्फ इज कॉल्ड इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक कर्व होता है, उसको हम बोलते हैं गॉसियन कर्व।
उसका इक्वेशन क्या होता है, देखिए आप सबको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है, उसको हम ग्राफ पे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ग्राफ इज समथिंग which shows the graphical representation of a equation. ओके, सिंपली तो यहाँ पे गॉसियन कर्व का क्या हो जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू दी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये y एक्सिस, एक्स एक्सिस, पहले ये थोड़ा इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट आपका ग्राफ हो गया। अब हम चलते हैं हमारा मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारा हमने लिखा था गैसियस स्टेट। आपने सारा ग्राफ पढ़ लिया है। ओके, अब हम चलते हैं हमारा गैसियस स्टेट की तरफ। ओके, सो हमारे पास मैटर का 3 स्टेट क्या क्या होता है, मेनली 3 स्टेट होता है, जो एक होता है सॉलिड स्टेट, फिर होता है हमारा लिक्विड स्टेट, फिर होता है हमारा गैसियस स्टेट, और 2 स्टेट होते हैं हमारे पास जो होता है कि प्लाज्मा स्टेट एंड अनदर इज बोस-आइंस्टाइन स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो अगर हम एनर्जी की बात करें, सॉलिड में सबसे कम एनर्जी होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में उन लोगों से थोड़ा और ज्यादा होता है, प्लाज्मा में बहुत ज्यादा होता है, एंड बोस-आइंस्टाइन में सबसे ज्यादा कम होता है जो एनर्जी, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब सॉलिड के भी नीचे उसका एनर्जी आ जाएगा। ओके, ओके, तो बोस-आइंस्टाइन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम एनर्जी के ऑर्डर में बात करें तो धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज करते हैं। बोस-आइंस्टाइन स्टेट क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, तो समझिए इस क्लास में कि सॉलिड क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ए सॉलिड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स एंड मूव नहीं करते, एक स्पेस पे उनका एक डिफाइंड स्पेस होता है एंड वहीं पे वो लाई करते हैं। उनके पार्टिकल के बीच में एक डिफिनेट अरेंजमेंट होता है। अगर हम टेम्परेचर सॉलिड का थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो उनका वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, तो वो उसी पॉइंट पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें लिक्विड का, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ए लिक्विड फ्लो इजीली अराउंड वन अनदर, दे आर केप्ट फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट बाय, वो क्यों एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे हैं कि देखिए लिक्विड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एनर्जी सॉलिड स्टेट से थोड़ा ज्यादा है, मतलब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन वो उनका एक मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जो उनको थोड़ा बाइंड करके रखता है, उनको एक दूसरे से और ज्यादा अपार्ट जाने से। They are kept from flying apart by attractive forces between them. उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो गैसेस स्टेट में नहीं होता। एंड लिक्विड को हम जो भी कंटेनर में लेते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। अगर हम गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप ए गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन, गैस मॉलिक्यूल कहीं पे भी कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। दे आर सो फार अपार्ट दैट दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर इनसिग्निफिकेंट, उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। एंड प्लाज्मा की अगर हम बात करें, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, ये स्टेट कब कहाँ पे सोन होता है, स्टार पे, जहाँ पे एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, the mixture of electron and nuclei that result in the plasma states of matter। यहाँ पे जो हमारा एटम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, एंड इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज में रहता है, एंड न्यूट्रॉन जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज में रहता है। तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का जो कंबाइंड स्टेट होगा
हाई टेम्परेचर पे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सबसे ज्यादा कॉन्डेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर, एंड ये हो गया सबसे ज्यादा इन अनकॉन्डेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो अगर हम बात करें, ये हो गया सिंपल सॉलिड एंड गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के बारे में मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। ओके, अगर हम बात करें गैसेस स्टेट का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉरी गाइस, अगर हम बात करें स्लाइड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यस, देखिए, मैंने बोला आपको मैटर गैस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एंड गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेटेड वाइड अपार्ट इन एम्प्टी स्पेस, बट लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे को थोड़ा टच करते हैं, एंड देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है मतलब गैस से थोड़ा कम होता है, जो उनका मूवमेंट को परमिट करता है। एंड जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, आयंस होता है आयनिक सॉलिड पे, एंड जैसे कि हम बात कर सकते हैं आयनिक सॉलिड होता है NaCl, और हमारे पास एक मॉलिकुलर सॉलिड हो गया या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर ऐसा कुछ। तो सॉलिड होता है क्या, एक स्टेट ऑफ मैटर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आयंस और आयंस जो अरेंज होता है इन ए सर्टेन ऑर्डर और इन ए फिक्स्ड पोजीशन इन ए क्रिस्टल लैटिस। लैटिस हम बाद में पढ़ेंगे, स्पेस पे जो उनका अरेंजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं लैटिस। ओके, तो जनरल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं हम, एक्सपांसिबिलिटी, गैसेस मॉलिक्यूल एक्सपांड कर सकते हैं, they have limitless expansibility, limitless expansibility. Okay, they expand to fill the entire vessel they are placed in. Okay, and they can be compressed, compressibility, gases can be easily compressed by application of pressure. पिस्टन आपने सुना होगा, ऐसे अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा पिस्टन, तो हम पिस्टन लेके उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, एंड होता है क्या, डिफ्यूजिबिलिटी, गैसेस कैन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू ईच अदर, एंड गैस में होता है प्रेशर, गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर, एंड जो कंटेनर में वो हम लेते हैं उनको, वो एक कंटेनर के वाल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैस में एक प्रेशर होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ना कि वेपर प्रेशर होता है, जब गैसेस लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तब उसका एक प्रेशर होता है, पर्टिकुलर प्रेशर होता है, डेफिनेट प्रेशर होता है। तो वैसे ही गैसेस मॉलिक्यूल का भी एक डेफिनेट प्रेशर होता है। and when a gas in a confined vessel is heated, its pressure is increases, and when is cooled its pressure is decreases. Okay, and इसको हम अच्छे से काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी में पढ़ेंगे। एंड अगर हम बात करें गैस में, गैसेस मॉलिक्यूल को हम कैसे मेजर करेंगे, किसी भी एक प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए उसका एक पैरामीटर होता है। जैसे कि आप सब लोग कैसे हैं, क्या है, आपको मेजर करने के लिए आपका फैमिली बैकग्राउंड हम देखते हैं, आपका एड्रेस देखा जाता है, फिर आपका पिन कोड, आपका बैंक पासबुक नंबर, मतलब आप कैसे हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका स्टेट कैसा है, आपका नेचर कैसा है, ये सब जानने के लिए आप हमें आपका फैमिली, एड्रेस, पिन कोड, बैंक पासबुक और ऐसा कुछ पैरामीटर पे हमें डिपेंड करना होगा आपका स्टेट ऑफ मैटर जानने के लिए, आप जो लोग स्टूडेंट लोग हैं। और मेरा पैरामीटर जानने के लिए मेरा नेम, मेरा एड्रेस, मेरा पिन कोड, ओके, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, ऐसा कुछ हमें जानना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम बात करें गैस मॉलिक्यूल की भी, हमें गैस मॉलिक्यूल को मेजर करने के लिए गैस क्या है उसको जानने के लिए गैसेस का भी एक पैरामीटर होता होगा।
तो उसका पैरामीटर क्या है? वॉल्यूम एक पैरामीटर है, प्रेशर एक पैरामीटर है, टेम्परेचर एक पैरामीटर है एंड नंबर ऑफ मोल एक पैरामीटर है। ये 4 पैरामीटर के बारे में आपको पता होगा। मुझे इतना तो मतलब आपको पता ही होगा, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप पता होगा। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इंडिविजुअली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा एंड नंबर ऑफ मोल क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जब हम एक कंटेनर में गैस को लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल का तो इतना मतलब मास नहीं होता कि उसका मेजरेबल वॉल्यूम आएगा। तो हम उसका वॉल्यूम कैसे लेते हैं कि वो जो कंटेनर में उसको लेते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। तो उसका वॉल्यूम जानने के लिए हम कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करते हैं। कंटेनर में जितना वॉल्यूम होगा वो उसी वॉल्यूम को हम गैस का वॉल्यूम ले लेते हैं। ओके, एंड वॉल्यूम उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लीटर पे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ये इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, प्रॉब्लम करने के वक्त आपको नहीं तो दिक्कत आएगा। ओके, तो फिर एंड 1 लीटर जो होता है ना, वो होता है 1000.028 cc। मतलब 1000 cc इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर। एसआई यूनिट पे वॉल्यूम को हम लेते हैं क्यूबिक मीटर पे, मतलब मीटर क्यूब। एंड स्मॉलर यूनिट में लेते हैं एसआई यूनिट पे। ओके, एंड स्मॉलर यूनिट होता है हमारा डेसीमीटर क्यूब, मतलब डीएम क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ओके, अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं या फिर बारोमीटर यूज करते हैं। The pressure of a gas is defined as the force exerted by the impact of molecules or unit surface area in contact। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें प्रेशर क्या होगा, ये हो गया हमारा अगर कंटेनर, यहाँ पे हमने एक पिस्टन लेके बंद कर दिया कंटेनर का, कंटेनर में गैस है, तो गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पे, हम जब भी कोई मेजर करते हैं यूनिट एरिया पे लेते हैं, या फिर हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? यूनिट में क्यों, मतलब यूनिट लेंथ पे या फिर यूनिट से मेजरमेंट क्यों करते हैं? मतलब एक से क्यों मेजरमेंट करते हैं? क्योंकि एक से मेजरमेंट करने से यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम यूनिट क्यूब लेंथ लेते हैं ना, यूनिट क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हाइट 1 सेंटीमीटर, हाइट, वेट सब कुछ 1 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों कन्वर्ट करते हैं, हमेशा यूनिट में क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें कैलकुलेट करने के लिए दिक्कत नहीं आएगा। यूनिट में सबसे अच्छे से मतलब इजी से कैलकुलेट हो जाएगा, इसीलिए हम हमेशा यूनिट में उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम गैस का प्रेशर बोलते हैं। उसको हम मेजर करते हैं ये एक बैरोमीटर और मैनोमीटर से। ये हो गया हमारा एक मर्क्यूरी बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर। यहाँ पे कैसे लेते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम मर्क्यूरी लेते हैं और एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। हमने देखा था ना लिक्विड स्टेट पे कि सरफेस टेंशन होता है, एक सरफेस पे एक टेंशन एराइज होता है, इसीलिए वो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर जाने लगता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्लास ट्यूब पे, एंड वो मॉलिक्यूल जो लिए हैं कंटेनर में वो धीरे धीरे ग्लास ट्यूब में ऊपर राइज करता है। तो और मॉलिक्यूल के केस में वो एक ऐसा शेप लेता है, सॉरी गाइस,
एंड आपको पता होगा हमने देखा था कि टेंशन अराइज होता है एंड वो एटमॉस्फेयर जो लिक्विड मॉलिक्यूल होता है, जो सरफेस होता है, उनके ऊपर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ रहा होगा, तो उसी प्रेशर के लिए वो धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज करेगा एंड उसका ये लेवल आ जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो उतना ऊपर उठेगा, अगर जितना कम प्रेशर होगा वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। तो ऐसे ये जो एंड यहाँ पे हमने वैक्यूम लिया है, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, स्पेस है, कुछ भी नहीं है, मतलब खाली है पूरा, कुछ भी नहीं है, गैस भी मॉलिक्यूल भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि वैक्यूम मतलब गैस है, यहाँ पे कोई गैस नहीं है। एटमोस्फेयर पे जो गैस होगा उनका जो प्रेशर होगा वो हम अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो धीरे धीरे मर्क्यूरी का लेवल इंक्रीज करेगा, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है तो धीरे धीरे नीचे आएगा। उसी से हम मेजर करते हैं गैस का प्रेशर। ओके, तो ये हो गया हमारा बारोमीटर। अगर हम बात करें मोनोमीटर के, ये हो गया हमारा मोनोमीटर। सॉरी, ये देख लेते हैं। ओके, तो प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, बारोमीटर पे या फिर मोनोमीटर पे। ये हो गया हमारे मैनोमीटर। मैनोमीटर पे यहाँ पे एक इस ये जो है, यहाँ पे हमने मर्क्यूरी लिया है, यहाँ पे हमने गैस लिया है, और इस लेवल पे ये एक ओपन है, इस साइड ओपन है। ओके, ओपन, ये जो साइड है वो ओपन है। तो यहाँ पे हमने गैस लिया है, गैस को हमने पिस्टन से बंद किया है। अगर हम गैस को छोड़ेंगे तो गैस का जितना यहाँ पे प्रेशर होगा वो धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर उठने लगेगा। अगर गैस का प्रेशर डिक्रीज करा तो इस साइड वो ऊपर उठेगा। तो ऐसे करके दो लेवल पे जो डिफरेंस होगा वहां पे हमें हाइट पता चलेगा। प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है, एच रो जी, हमें हाइट पता चलेगा। गैस का हमें डेंसिटी थ्योरेटिकल वैल्यू पता होगा, हमें जी का भी वैल्यू पता होगा, तो हम आराम से प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हाइट का मेजर करते हैं, वहां से हमें प्रेशर का पता चल जाता है। ओके, हमने पैरामीटर देख लिया, वॉल्यूम एंड प्रेशर देख लिया। अब हम देख लेते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस पे और केल्विन पे। उसका एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन, और एब्सोल्यूट डिग्री होता है। ओके, एंड सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। 273 को ऐड करके हम सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें, जब आपको बोला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन नहीं है, एंड एब्सोल्यूट डिग्री मतलब 0 केल्विन। ओके, 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ओके, एंड अब नेक्स्ट पैरामीटर होगा हमारा मोल, नंबर ऑफ मोल। मोल एक पैरामीटर होता है जिससे हम नॉर्मली हमारा वेट कैलकुलेट करने के लिए हम किलोग्राम लेते हैं, ग्राम लेते हैं, और टॉन्स आता है। तो वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा एटम कितना छोटा होता है। तो इतना छोटा पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना हमारे पास इजी नहीं रहता, तो उसके लिए एक हमने पैरामीटर चूज किया था, वो क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल। उसको हम डिनोट करते हैं एन से। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या होता है, मास ऑफ द गैस सैंपल, mass of gas sample divided by molecular mass of the gas sample. ओके, जितना हमारे पास मास गिवन होगा, अगर हमने एक कंटेनर में गैस लिया और उसका कंटेनर का हमने मास लिया,
अगर हमें उसका नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है उसमें अगर हमें कैलकुलेट करने दिया हो तो उसका मास, जितना मास ऑफ गैस प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उस मॉलिक्यूल का, उस जो गैस मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, मान लीजिए कि ऑक्सीजन हमारे पास मास गिवन है 32 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 16, 2 मोल। हमारे पास 2 मोल गैस गिवन है। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरामीटर्स, हमने ग्राफ डिस्कस किया आज की क्लास में। फिर हमने देखा कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया उसका पैरामीटर के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसका लॉज क्यों डिस्कवर किया गया था, साइंटिस्ट ने क्यों उसको लॉ को डिस्कवर किया, एंड थ्योरी एंड लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको मैं बता दूंगी। तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता कितने लोग हमें दिख रहे हैं। ओके, तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी आपको कोई भी लेक्चर में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज टेलीग्राम में ज्वाइन करके हमें पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब प्रीमियर खत्म होगा तब आप कमेंट कीजिएगा। एंड मैंने लिक्विड स्टेट का क्वेश्चन भी आपको डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपका उसमें भी कोई क्वेरी आ रहा है तो आप उसमें पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो लिक्विड स्टेट का प्लीज अच्छे से रिवीजन करिएगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। रिवीजन अच्छे से करते रहिए डेली, तभी आपका आईआईटी एग्जाम क्लियर होने में आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए अगर हम आप डेली रिवाइज करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाय बाय गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके अपना क्वेरी पूछिए एजुकेटर लोगों से। हम आपका सॉल्व करवा देंगे। कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज अच्छे से रहिए, डेली पढ़ते रहिए, डेली आईआईटी एग्जाम के लिए कॉन्सिस्टेंट बने रहिए पढ़ाई में। ओके, so bye bye guys, take care.